बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। सभी मीडिया के मित्रों को मेरा नमस्कार। क्षमा चाहता हूँ, थोड़ी मेरी गवर्निंग काउंसिल ऑफ ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स चल रही थी, जिसमें हम एक बहुत अच्छा निर्णय ले रहे थे हिमाचल के संबंध में, इसलिए थोड़ा समय लगा, लेकिन वो निर्णय भी आपके लिए खुशखबरी के रूप में मैं लेके आया हूँ, तो शायद आप मुझे क्षमा करने में आपके लिए भी और अच्छा होगा। सबसे पहले तो थोड़ा बहुत नेशनल मीडिया भी यहाँ पे है, तो आप सबको एक बहुत अच्छी सुखद खुशखबरी जो इस देश की सुधरती हुई अर्थव्यवस्था के संबंध में है, वो दे के शुरुआत करना चाहूँगा। आप सब जानते हैं, कोविड महामारी के समय पूरे देश में कई महीनों तक लॉकडाउन की स्थिति बनानी पड़ी, जिससे देश को हमने तैयार किया कोविड की महामारी का सामना करने के लिए। कहाँ 250 टेस्ट एक दिन में होते थे जनवरी फरवरी के महीने में पिछले साल, उसको बढ़ा के 11-12 लाख टेस्ट तक रोज शुरुआत हो गई। देश की आईसीयू फैसिलिटीज बढ़ाने का काम, कोविड आइसोलेशन वार्ड बनाना, जिसमें रेलवे ने भी 80,000 बेड कोचेस को कन्वर्ट करके बनाए, वेंटिलेटर्स की प्रोडक्शन बढ़ाई, मास्क और पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट जो इस देश में पर्याप्त मात्रा में बनते नहीं थे, पीपीई तो ना के बराबर थे, उस सब पे हम सेल्फ सफिशिएंट भी हो गए और आज एक्सपोर्ट कर रहे हैं, निर्यात कर रहे हैं उसका। इस सब करने में स्वाभाविक रूप से ये वित्तीय वर्ष बहुत ही मुश्किल दौर से गुजरा है, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के बहुत ही कुशल नेतृत्व में और निर्णायक जो उन्होंने कदम उठाए इस पूरे कोविड के दौरान, और पूरे देश का जो हौसला बुलंद रखा, उसके परिणाम स्वरूप मुझे आज बहुत खुशी है आपको आपके साथ शेयर करते हुए कि भारतीय रेलवे ने कल के दिन यानी 28 फरवरी 2021 को 1 अप्रैल से 28 फरवरी 2021 तक 110 करोड़ टन मालगाड़ी से माल ढोया है, 110 करोड़ टन। और ये पिछले वित्तीय वर्ष 19-20 के 1 अप्रैल से 28 फरवरी 2020 तक जो आंकड़ा था उसको पार कर गया है। यानी जो वी शेप रिकवरी की बात होती है कि देश की अर्थव्यवस्था तेज गति से पटड़ी पर आ रही है, उसका सबसे बड़ा प्रमाण आज खुशखबरी मुझे शिमला में सुबह मिली, तो मेरे से रहा नहीं गया। मैंने कहा शुरुआत में मैं ये आप सबके समक्ष रखूं। मुझे अभी भी याद है कि आज से 2 वर्ष पहले मैं काली माता के काली बाड़ी के दर्शन करके यहाँ से गया था, और उसके बाद चुनाव हुआ। फिर एक बार आप सबने चारों सांसद चुन के भारतीय जनता पार्टी के भेजे, केंद्र में और बड़ी बहुमत से मोदी जी की सरकार बनी, और उसके बाद लगातार जो विकास के लिए काम चल रहे हैं, उसका ये एक बहुत सुखद सूचना मुझे जो आज मिली शिमला में, मुझे लगा आप सबके समक्ष रखूं। पिछले वर्ष भी 28 फरवरी 2020 तक 110 करोड़ टन रेल व्यवस्था ने मालगाड़ी के माध्यम से कैरी की थी, और इस वर्ष कोविड महामारी के बावजूद लॉकडाउन में जो कमी हुई थी, लगभग 7 करोड़ टन कम थे पहले 3-4 महीने में, उसको भी पूरा मेकअप कर दिया। और आज हम ऐसी स्थिति में हैं कि पिछले वर्ष तक पहुंच गए। मुझे लगता है 31 मार्च आते आते पिछले वर्ष से ज़्यादा लोडिंग, और इसी को हिमाचल के परिप्रेक्ष्य में देखें तो अब एक चंडीगढ़ बद्दी जो लाइन है, उसके लिए इस वर्ष के बजट में 200 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है, और मेरी मुख्यमंत्री जी से चर्चा बहुत सार्थक
रूप से तीनों दिन चली है। परसों हम बैठे थे, कल बैठे और आज सुबह बैठे। 3 दौर में मैंने राज्य सरकार के साथ अलग अलग विषयों पे चर्चा की और मालगाड़ी बद्दी तक आए उसको सुनिश्चित करने के लिए चंडीगढ़ बद्दी की लाइन बहुत आवश्यक थी। हम दोनों ने तय किया इसको और बल देंगे और आगे 200 करोड़ कम पड़े तो मैं उनको विश्वास देके जा रहा हूं कि मैं और सप्लीमेंट्री बजट में और आवंटन करूंगा, लेकिन इस लाइन को तेज गति से हम आगे बढ़ाएंगे। इसी के साथ साथ एक भानुपल्ली बिलासपुर बेरी एक और लाइन पे काम तेज गति से चल रहा है, उसके लिए भी 405 करोड़ रुपए का आवंटन इस बजट में किया गया है। वैसे ओवरऑल हिमाचल से पे आने वाली व्यवस्थाएं या हिमाचल में बनने वाली रेल की व्यवस्थाओं के लिए कैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार संकल्पित है, इसके मैं कुछ आंकड़ों से आपको जानकारी देना चाहता हूं। 2009 से 14 के बीच जब केंद्र में कांग्रेस की यूपीए की सरकार थी, तब औसतन हर वर्ष 108 करोड़ रुपए निवेश होता था इंफ्रास्ट्रक्चर या सेफ्टी वर्क्स में हिमाचल या हिमाचल से जुड़ी परियोजनाओं। यानी 9 से 14 के बीच 5 वर्ष में मात्र 540 करोड़ रुपए, पूरे 5 वर्ष को मिलाएं तो मात्र 540 करोड़ रुपए निवेश हुआ था। 2014 से 19 के बीच जब माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार इस रेलवे बजट पेश करती थी, तो हिमाचल प्रदेश के लिए इसको बढ़ा के 2014 के 108 करोड़ प्रतिवर्ष को बढ़ा के एवरेज 280 करोड़ रुपए कर दिया गया था 2014 से 19 के बीच। यानी 1400 करोड़ रुपए 5 वर्ष में हिमाचल से जुड़ी हुई योजनाओं में रेलवे ने खर्चा किया। लेकिन वो भी कम लगने के कारण आपको जान के खुशी होगी कि 19-20 के बजट में भी 20-21 के बजट में भी ये लगातार इसमें वृद्धि होती गई और इस वर्ष के बजट में 21-22 का जो बजट अभी 1 फरवरी को पेश किया गया वित्त मंत्री जी द्वारा, उसमें प्रधानमंत्री जी के दिशा निर्देश अनुसार 770 करोड़ रुपए हिमाचल प्रदेश की अलग अलग योजनाओं के लिए दिया गया है। 770 करोड़, जिसमें मैंने अभी अभी बताया बद्दी के लिए 200 करोड़ और भानुपल्ली बिलासपुर बेरी के लिए 405 करोड़ और बाकी अन्य अन्य योजनाओं के लिए और आवंटन किया गया। इससे दर्शाता है किस प्रकार से ये सरकार हिमाचल प्रदेश के लिए प्रतिबद्ध है। ये लगभग कितना 7 गुना हो गया, 108 से बढ़ा के 770 करोड़, 7 टाइम्स बजट हिमाचल प्रदेश के लिए आवंटित किया गया है। आज के दिन 3 नई लाइनें प्रोजेक्ट्स का काम अलग अलग क्षेत्र में चल रहा है जो हिमाचल प्रदेश को लाभ देगा और इन सभी प्रोजेक्ट्स में हम आगे तेज गति से काम करेंगे। एक और खुशखबरी जो मैं आज देने के लिए उत्सुक हूँ, जो पिछले 2 दिन की बैठकों में ही तय हुआ है, जिससे मुझे विश्वास है आपको आनंद होगा। जो कालका से शिमला एक हेरिटेज लाइन वर्षों वर्षों से शिमला की सेवा कर रही है, इसमें हमने मेरी पिछली विजिट में 2 साल पहले कोशिश की थी कि इसकी स्पीड बढ़ाने के लिए क्या क्या काम किया जा सकता है। उसमें हम बहुत ज़्यादा सफल नहीं हो पाए क्योंकि बहुत स्टीप ग्रेडियंट है और कर्वेचर्स भी बहुत ज़्यादा है। तो आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने अनुरोध किया और एक बहुत अच्छा आइडिया दिया कि अगर कुछ हिस्सों में ग्रेडियंट ज़्यादा है या अगर कर्व बहुत शार्प है तो राज्य सरकार भी हमें मदद करेगी
और हम कोशिश करेंगे कि उन स्टीप कर्व्स को अगर हम थोड़ा और रीअलाइनमेंट करके स्पीड बढ़ा सके, तो उसके लिए आज मैंने ऑर्डर किया है कि आरडीएसओ के अधिकारी यहाँ पे आएंगे और एक नई स्टडी करेंगे कि कुछ थोड़ा बहुत अलाइनमेंट चेंज करके, एग्जिस्टिंग अलाइनमेंट पे तो हम सफल नहीं हुए स्पीड बढ़ाने में, लेकिन एक थोड़ा रीअलाइनमेंट करके अगर स्पीड बढ़ सके तो उसका मैंने आज आदेश जारी कर दिया है। आरडीएसओ के अधिकारी आके देखेंगे। टेक्निकली बड़ा मुश्किल काम है पहाड़ों में, फिर भी पुनः एक बार हम कोशिश करने के लिए सर्वे करेंगे। उसका बजट मैंने आज अप्रूव कर दिया है, अधिकारी आके उसको स्टडी करने जा रहे हैं। एक और खुशखबरी जो इस रूट के लिए आज देते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है, अभी जो रेल डिब्बे यहाँ पे चल रहे हैं वो सब डिब्बे या तो बहुत पुराने हो गए या वो कालका वर्कशॉप में बनते हैं, और कालका वर्कशॉप में स्वाभाविक रूप से पुरानी वर्कशॉप है, कोई मॉडर्न इक्विपमेंट नहीं है। और मैंने कल स्वयं भी, मैं परसों थोड़ा सफ़र किया था, रेलगाड़ी से शिमला से नीचे गया था, तो मुझे भी लगा कि ये संतुष्टि नहीं हुई मेरी उस सफ़र में उसको देखते हुए। और मुझे लगता है टूरिज़्म को बढ़ावा देने के लिए एक बहुत बड़ा उपलब्धि हो जाएगी अगर अच्छे रेल डिब्बे इस रूट पे कालका से शिमला चले। तो मैंने आदेश आज जारी कर दिया है, सारे के सारे जो आज डब्बे कालका से शिमला चलते हैं, इन सभी को 100% रिप्लेस करने का ऑर्डर मैंने आज दे दिया है। आरडीएसओ के अधिकारी और नॉर्दर्न रेलवे के अधिकारी ने काम शुरू कर दिया है। नया डिजाइन बनेगा जो सेफ्टी भी सुधारेगा, जो और सुंदर पैनोरामिक व्यूज देगा, जो साइड के ग्लासेस, जैसे यहाँ के बड़े बड़े ग्लासेस हैं, ये बड़े ग्लासेस से सुशोभित होगा। कोशिश करेंगे ऐसे एंगल पे भी ग्लास देने की जो साइड में है। तो मैंने नया डिजाइन बना के, डिजाइन स्वयं ही थोड़ा बहुत बना के भेजा है कि उस डिजाइन पे एक नई आरडीएसओ से पूरा नया डिजाइन बने और अच्छे कोचेस बने, जिसमें टूरिस्ट को अपने आप में शिमला आना इस रेलवे से वो भी एक एक्सपीरियंस बन जाएगा। और इसके साथ साथ मैंने आदेश दिया है कि जो भी स्टेशन है रास्ते में, उसमें भी राज्य सरकार अगर थोड़ी मदद करके अगर कुछ आसपास जगह दिला सके, तो रेलवे और राज्य सरकार मिलके हेरिटेज स्ट्रक्चर को टच करे बगैर हेरिटेज रेलवे लाइन रहेगी, उस पर आगे कोई बिगाड़ा नहीं जाएगा। उसके साथ जोड़ के अगर कुछ फैसिलिटीज बन जाए तो हम एक हॉप ऑन हॉप ऑफ सर्विस कालका से शिमला और शिमला से कालका, जिसमें लोग आए, किधर भी उतर जाए, आगे ट्रेन चली जाए, अगली ट्रेन में बैठ जाए। ऐसे एक दो डब्बे हॉप ऑन हॉप ऑफ के लिए भी इन गाड़ियों में चलाएंगे, जिसमें सीटिंग फैसिलिटी के बदले लोग अपना, जैसे मुंबई की सबर्बन ट्रेन में चलते हैं, चल के आए, समझो सोलन पे उतरे, 2-4 घंटा सोलन में बिता लिया, फिर शिमला आ गए, या पड़ोक पे उतर गए, चाय नाश्ता पानी कर ली, फिर शिमला आ गए, या नीचे जाते हुए कोई और स्टॉप पे। तो एक प्रकार से एक दिन भर का एक्सपीरियंस वो भी टूरिस्ट का हो जाएगा और अलग अलग इलाकों में लोगों को आमदनी का साधन मिलेगा। टूरिस्ट वहाँ भी खर्चा करेंगे रास्ते में। तो अलग अलग प्रयोग से राज्य सरकार ने आज बहुत अच्छे आइडियाज़ रेलवे के समक्ष रखे हैं। हमने सभी आइडियाज़ को लगभग स्वीकार किया है और रेलवे और राज्य सरकार मिलके जब भारत की आज़ादी के 75 वर्ष पूरे होंगे 15 अगस्त 2022 तक, उस दिन तक इन सब योजनाओं को कार्यान्वित करने के लिए पूरी तरीके से संकल्पित है। और इसके लिए एक रेलवे की तरफ से एक डेडिकेटेड ऑफिसर नियुक्त किया जाएगा
जो टोटली फोकस करेगा इस टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए क्या क्या करने की आवश्यकता है, और मैं स्वयं इसकी मॉनिटरिंग मेरे दफ्तर से भी करूंगा। इसी के साथ साथ कई सारे हिमाचल में रोड ओवर ब्रिजेस, रोड अंडर ब्रिजेस को बनाने के काम में कुछ अड़चने रही हैं, उसके लिए भी हमने चर्चा की है, और हमारे दोनों DRM अंबाला के भी और फिरोजपुर के दोनों को आदेश दिया है कि इन सब विषयों को जल्द से जल्द सॉर्ट आउट करके काम को गति दी जाए। एक और निर्णय मैंने आज दिया है कि जो लाइन पठानकोट जोगिंदर नगर की है, उसमें भी जो डब्बे हैं वो काफी पुराने हो गए, उसमें पूरे तो पैनोरामिक व्यूज के डब्बे नहीं लगेंगे, उतनी आवश्यकता भी नहीं है, पर टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए उन गाड़ियों में भी अब हमने 3 ऑलरेडी डब्बे अच्छे बनाए हैं, लेकिन वो भी मैं रिप्लेस करके इस नई डिजाइन के डब्बे जो गाड़ियां फिरोजपुर जो जोगिंदर नगर पठानकोट चलती हैं, उनको भी उन डब्बों का भी पूरा स्टडी करके जरूरत पड़े तो उधर भी नया रोलिंग स्टॉक नए डब्बे लाएंगे, और उसमें हर ट्रेन में एक एक ऐसे पैनोरामिक व्यू वाला डब्बा जो टूरिज्म को प्रमोट करे। वहाँ का भी मुझे बताया गया कि बहुत सुंदर व्यू है धौलाधार पालमपुर स्ट्रेच में जो पहाड़ों के व्यूज हैं। तो वास्तव में रेलवे अब टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए जो जो स्टेप्स ले सकती है, उसके लिए अगले 15-16 महीने 15 अगस्त 2022 तक एक पूरा रिवैम्प्ड रेलवे सिस्टम हम हिमाचल को आगे देने जा रहे हैं। मुझे 2 अनाउंसमेंट और करते हुए बहुत खुशी होती है। मेरे अनुरोध पे माननीय मुख्यमंत्री जी ने पब्लिक प्रोक्योरमेंट पॉलिसी जो मेक इन इंडिया प्रोडक्ट्स को प्रोत्साहन देने के लिए केंद्र सरकार ने लागू की थी, अब राज्य सरकार और राज्य की जितनी इकाइयां हैं, PSUs हैं, जैसे हिमाचल प्रदेश टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन वगैरह, ये 200 करोड़ रुपए तक जो भी टेंडर निकालेंगे वो मेड इन इंडिया उसमें कंपलसरी रहेगा। उससे जो हिमाचल में इंडस्ट्रीज लगती हैं, ऑलरेडी हैं, आगे चल के भी लोगों को प्रोत्साहन होगा, क्योंकि यहाँ लगेंगी तो स्वाभाविक रूप से कॉस्ट कंपटीशन में बाकी सबसे बेटर कोट कर पाएंगी। तो हिमाचल प्रदेश की भी सब प्रोक्योरमेंट PPP पब्लिक प्रोक्योरमेंट पॉलिसी मेक इन इंडिया जो केंद्र सरकार की है, उसके नियमों के अनुसार हिमाचल प्रदेश भी उसके साथ अभी जुड़ गई है। हिमाचल प्रदेश ने एक्सपोर्ट प्रमोशन के लिए भी बहुत लाजवाब काम किया है। स्टेट लेवल पे एक्सपोर्ट प्रमोशन कमेटी बन चुकी है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी एक्सपोर्ट प्रमोशन कमेटी राज्य सरकार ने बना ली है, और अब केंद्र सरकार जो कॉमर्स मिनिस्ट्री है, वाणिज्य विभाग और राज्य सरकार दोनों मिलके वन नेशन वन प्रोडक्ट, हर एक डिस्ट्रिक्ट में, आपकी 12 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, हर एक डिस्ट्रिक्ट का एक प्रोडक्ट को लेके केंद्र सरकार पूरे विश्व में हर मिशन पे उस प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए सहायता देगी और ज़्यादा योजनाएं बनाएगी। तो उसमें हिमाचल के 14 डिस्ट्रिक्ट से एक एक प्रोडक्ट पिकअप होके वो अंतर्राष्ट्रीय पटल पर रखा जाएगा। एक बहुत खुशी की बात है कि हिमाचल प्रदेश ने बहुत मेहनत की ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में। कहाँ पे हिमाचल प्रदेश का ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंक 2 साल पहले 16वां था। माननीय जयराम ठाकुर जी की सरकार ने इस पे बहुत मेहनत की, दिन रात एक करके अपने जो प्रोसेसेस हैं उसको सरल बनाया, मॉडर्नाइज किया, डिजिटाइज किया, और आप सबके समक्ष अनाउंस करते हुए मुझे बड़ी खुशी होती है कि 16वें रैंक से एक साथ छलांग लगा के
जो राज्यों की स्पर्धा थी उसमें 7वें रैंक पर हिमाचल प्रदेश आ गया है। तो 9 रैंक्स का जंप शायद ही कोई पूरे देश में और कोई प्रदेश ने एक साथ इतना बड़ा जंप किया है। मेरा सभी राज्य के सरकार के साथियों को तहे दिल से बधाई आपके इस काम के लिए, और मैं अनुरोध करूंगा कि आप इसको लगातार सुधार की दृष्टि में और मेहनत करते रहें। अब बाकी सब प्रदेश भी जाग गए, वो भी मेहनत करेंगे सुधार करने की। तो ये तो कॉम्पिटिटिव रैंकिंग है, तो आपको अपना रैंक मेंटेन करना है और सुधार करना है। तो आपको अपने प्रोसेसेस और सरल करने पड़ेंगे, और इंडस्ट्री और लोगों को ये महसूस हो कि हमारा काम करने राज्य सरकार और राज्य सरकार के अधिकारी और सबके साथ सरलता से काम हो रहा है, और उसी से प्रदेश की जनता को भी एक ईज ऑफ लिविंग, जीवन व्यतीत करने में भी एक बड़ी सरलता महसूस हो, उसके लिए भी हम सभी नेसेसरी कार्रवाई करें। बात और रेलवे के संबंध से रह गई बतानी, मैंने आज सुबह उसका भी निर्देश दिया है। मुझे बताया गया कि पांवटा साहिब एक अच्छा औद्योगिक क्षेत्र है हिमाचल में, और आज पांवटा साहिब को जगाधरी तक लिंक करने की कोई लाइन नहीं है। प्रदेश सरकार पांवटा साहिब में और प्रमोट करना चाहती है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। उसके लिए उन्होंने रिक्वेस्ट की है कि जगाधरी से पांवटा साहिब के लिए भी एक रेलवे लाइन बिछा के पांवटा साहिब में गुड शेड बनाया जाए, जिससे पांवटा साहिब में उत्पादन किया हुआ सामान सीधा रेलवे में चढ़ सके और वहीं से देश भर में जा सके, और बंदरगाह तक, पोर्ट तक जाके अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भी पांवटा साहिब के इंडस्ट्री का सामान सीधा यहीं से कनेक्ट हो जाए। तो मैंने एक फ्रेश सर्वे जगाधरी से पांवटा साहिब किया जाए, और उसमें वहाँ के औद्योगिकरण को ध्यान में रखते हुए उसका स्टडी का क्या ट्रैफिक पोटेंशियल है वो निर्धारित करने के लिए हम कोशिश करेंगे, कैसे फ्रेट ट्रैफिक भी पांवटा साहिब का देश विदेश में जा सके। मैं याद करता हूँ माननीय पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जिस प्रकार से हिमाचल प्रदेश का उनका जुड़ाव था, तो मैं समझता हूँ आप सभी जानते होंगे। वो जब मौका मिलता था हिमाचल प्रदेश, खासतौर पे मनाली आया करते थे। उनका बहुत लगाव था हिमाचल प्रदेश, और उन्हीं के कार्यकाल में पहली औद्योगिक क्रांति हिमाचल प्रदेश में आई थी। तभी जाके ये फार्मास्यूटिकल कंपनीज, पत्ती का डेवलपमेंट, ये सब उनके समय में हुआ था। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो सहयोग, जो समर्थन राज्य सरकार से पाया, जो उत्साह आज हिमाचल प्रदेश में देखने को मिल रहा है, जिस प्रकार से मुख्यमंत्री जी और उनकी पूरी टीम बद्दी में और अलग अलग कांगड़ा में, पांवटा साहिब में, अलग अलग इलाकों में उद्योग को और बल देने का प्रयास कर रहे हैं, मेरा पूरा विश्वास है कि दूसरी औद्योगिक क्रांति हिमाचल प्रदेश में अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की केंद्र सरकार, श्री जयराम ठाकुर जी की नेतृत्व में राज्य सरकार, और एक छोटे गिलहरी के रूप में भारतीय रेल एक तीसरा इंजन जोड़ेगी, और ये तीनों इंजन हिमाचल प्रदेश के विकास में, हिमाचल प्रदेश की प्रगति में और चार चांद लगाएगी और तेज गति से इसको बढ़ाएगी। कल संत रविदास जी की जन्म जयंती थी। कल फुल मून में बैठे हुए जयराम जी और मेरी मीटिंग चल रही थी। मैं समझता हूं एक माघ महीने का पूर्णिमा बहुत ही शुभ मानी जाती है। हिमाचल प्रदेश में तो सभी लोग जानते हैं कि किस प्रकार से एक अच्छी नियत से अच्छे दिन शुरुआत किया हुआ काम सफल होना सुनिश्चित है। मेरा पूरा विश्वास है कि ये
विजिट, माघ पूर्णिमा के दिन करीबी चर्चा और जो अलग अलग विषयों पे हमने निर्णय लिया है उसका लाभ हिमाचल प्रदेश को अवश्य मिलेगा। इसी कॉन्फिडेंस के साथ मैं आज यहाँ से फिर एक बार दिल्ली के लिए प्रवेश करने वाला हूँ। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ सवाल हो तो the speed of ongoing rail expansion in Himachal is almost negligent. Whether it is what is your ministry going to do to accelerate the? Sure. See, one will have to appreciate that हिमाचल पहाड़ी इलाका है। हिमाचल में कोई भी प्रोजेक्ट लगाने के लिए जो टाइप का टेरेन है उसमें लैंड मिलना, टनलिंग करना, फिर यहाँ की लैंड होल्डिंग्स बहुत छोटी है लोगों की, उसको जब ये लोग एक्वायर करने जाते हैं अधिकारी तो समस्याएं भी सामना करनी पड़ती है। तो नरेंद्र मोदी जी का जो काम करने का ढंग है वो सिर्फ अनाउंसमेंट्स कर दो और पॉलिटिकल अनाउंसमेंट से लोगों को कुछ दिनों के लिए भ्रमित करो, वो उनका तरीका ही नहीं है काम करने। वो वही काम करते हैं जहाँ 100% जमीन मिल सके, 100% उस काम को हम कार्यान्वित कर सकें। तो आप देखेंगे बजट 7 गुना किया है, लेकिन अनाउंसमेंट्स के बदले जो पुराने काम चल रहे हैं उसको गति देने के लिए बजट दिया है। जहाँ तक नई रेल लाइन का सवाल है, आज मुझे जगाधरी पॉन्टा साहब की बात जची। पहले के सर्वे में वो बहुत ही नुकसान वाली रेलवे लाइन थी तो आगे बढ़ी नहीं, पर इन्होंने कहा कि हम उद्योग को वहाँ बल देंगे। इसलिए मैंने कहा कि देखो फ्रेट ट्रैफिक अगर आ सके तो शायद वो वायबल हो जाए। गोयल साहब, मेरा सवाल एक मिनट भाई साहब, मैं हिंदुस्तान टाइम्स का तो जवाब दे दूँ। लेकिन आप याद करेंगे पिछली बार भी मैं जब आया था तब ये जो पठानकोट लाइन है जोगिंदर नगर, तब पहले अनाउंस क्या हुआ था कि ब्रॉडगेज की जाएगी। जब मैंने वहाँ पे सर्वे किया और मैंने एरियल सर्वे भी किया था, मैंने रियलाइज किया कि ये सवाल ही नहीं है कि कभी ब्रॉडगेज हो पाएगी। उसके टनल्स ऐसे हैं कि वो टनल तोड़ के नए बनाने पड़ेंगे ब्रॉडगेज के लिए। ब्रिजेस ऐसे हैं कि वो ले ही नहीं पाएंगे। जमीन इतनी अधिग्रहण करनी पड़ेगी और सब घर आ गए रेलवे लाइन के साथ साथ। इट इज एन इम्प्रैक्टिकल प्रोपोजिशन। तो मैंने वहाँ के लोगों से चर्चा की थी और तब ये निर्णय किया कि हम नैरो गेज की पूरी रिपेयर कर दें, जो हमने कर दिए। अधिकांश काम हो गया। अब मैं ये कोचेस जब बदल दूंगा तो नैरो गेज रहेगी, लेकिन बहुत अच्छा सफर कट जाएगा उसमें। लेकिन ग्रेड्स इतने हैं, कर्व्स इतने हैं, स्टीप इतना है कि उसकी कुछ समस्याएं, लिमिटेशंस रहेंगी। Say other railway lines, na, which are in the plain area also. So the work is still going at a very snail's pace. It's And because in whether it is Nangal Talwada or it is Bilaspur Berry, उसमें काम तो हो नहीं रहा है usually. They're still hanging in. देखिए, मैंने आपको पहले भी बताया और मेरे पास सब डिटेल्स हैं कि हमारी सरकार आने के बाद किस प्रकार से तेज गति से इंफ्रास्ट्रक्चर पे बजट्स दिए गए हैं। ये पहले कभी था ही नहीं। तो जब हम आए 14 में, तब लगभग 100 करोड़ रुपए में आप इमेजिन करिए, 5-5 हजार करोड़ के प्रोजेक्ट्स में 100 करोड़ में तो लिटरली आप उतना तो ओवरऑल हर साल हो जाता। अब ये जब से बजट देना शुरू किया है तब से प्रोग्रेस हुआ है। और आप कौन से लाइन, नंगल तलवाड़ा का 83 किलोमीटर का जो स्ट्रेच है उसके लिए जमीन अधिग्रहण होने की जैसे ही समस्या पूरी होती है तो कोई दिक्कत नहीं होगी लैंड पैसे देने के लिए, क्योंकि एक डिफेंस का एक ऑल्टरनेट रूट है। तो हम भी कीन है कि इसको आगे बढ़ाया जाए, लेकिन लोकल लोगों को भी उसमें हमें सहयोग देना। Sir, adding to this question only, there has been talk of extension to strategical railway line for Ladakh through this. As you said, there are no scope of
broad gauge in this. So, is there any hope for this extension towards Ladakh? Well, I think we'll have to look innovatively. लद्दाख जाना कोई गुड्स ट्रैफिक तो लेके नहीं जाना है वहाँ पे, तो I will have to get my officers to design some new methodology by which we can do a mix of different types of transportation means. जरूरी नहीं है कि लद्दाख तक रेलवे लाइन ही पूरी पहुंचे, इम्पॉसिबल है. मतलब वो टाइप ऑफ टनल्स, टाइप ऑफ माउंटेन्स, वी शुड बी प्रैक्टिकल. अब आप स्विट्जरलैंड जाइए, स्विट्जरलैंड में एक हिस्से को आपको एक रेलवे लाती है, दूसरे हिस्से में थोड़ी और दूसरी पतली रेलवे लाइन जाती है, तीसरे हिस्से में रोपवे ले जाती है आपको. उसके बाद चाहिए कि इधर फ्यूनिकुलर रेलवे एक होती है जो पहाड़ से सट के ऐसे चलती है. तो अभी हमें देश की सोच बदलनी पड़ेगी. सिर्फ एक लाइन ही सिर्फ लग जाए तो कभी प्रैक्टिकल होगा नहीं. डिफेंस को भी फायदा होगा उससे कि फास्ट मूवमेंट हो जाएगा. तो हम डिफेंस मिनिस्ट्री और हमारी रेलवे विभाग मिलके कोई नई सोच लेके आपके समक्ष आगे लेके आएंगे. Sir, you have. My name is Ashwini. भाई साहब, somebody here had already asked a question. उसके बाद आपके पास. हाँ जी, मैं कहिए भाई शिव साहब. जी पीटीआई से. जी भाई. मेरा एक तो सवाल ये है कि आपने बोला कि बद्दी चंडीगढ़ रेलवे लाइन के लिए आपने 200 करोड़ दिया है, उसका कोई टारगेट फिक्स किया है कि यहाँ तक होगा? और सेकंड एक सवाल हो रहा है छोटा सा, आपने बोला 110 करोड़ टन जो है माल की ढुलाई हुई है, तो आप थोड़ा सा ये भी बता दीजिए कि जो. देखिए, हमारे किसानों के प्रति बड़ी संवेदना है, तो मैं उनके कारण कोई नुकसान नहीं मानता हूँ. उल्टे हमने किसानों के लिए किसान रेल शुरू की है. देश भर में किसान रेल चल रही है. अब जब आपके सेब आएंगे अगली बार, इस बार पता नहीं सेब के लिए किसान रेल यूज हुई कि नहीं, पर अगली बार अगर आप पहले से प्लान करें तो आपके सेब को हम पिकअप कर लेंगे, या तो अम्बाला में या जगाधरी में या चंडीगढ़ में, और पूरा कालका से और कन्याकुमारी तक भेजेंगे और पोर्ट तक भेज के विश्व में भारत के सेब जाएंगे. तो सेब मैं समझता हूँ किसान हमारे लिए ऐसे अन्नदाता है जिनके लिए भारतीय रेल और पूरी केंद्र सरकार हर प्रकार से अच्छा सोचती है, उनकी आमदनी बढ़ाने का सोचती है, और उनके लिए नए नए पर्याय, नए नए ऑल्टरनेटिव्स के लिए खोजती रहती है. ये कानून भी देश हित में, किसान हित में लाए गए हैं. पुरानी सभी व्यवस्थाओं को बरकरार रखते हुए, फिर से रिपीट करता हूं, पुरानी कोई व्यवस्था को छुआ नहीं गया, बरकरार रखा है. नए ऑप्शंस, नए तरीके काम करने के, किसानों को उनकी स्वयं की मर्जी से एक ऑप्शन दिया गया. जो किसान इस्तेमाल करना चाहे इस्तेमाल करें, जो नहीं करना चाहे नहीं करें. सभी प्रावधान किसानों के हित में. आज कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग देश में अन्य अन्य राज्यों में कानून है, पंजाब तक में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का कानून है. उसमें आपको पता नहीं जानकारी है कि नहीं, और आप कल जरूर अलग से रिपोर्ट करना, रेलवे की रिपोर्ट में मत मिक्स कर देना, लेकिन रिपोर्ट करना. पंजाब का आज भी कानून बोलता है कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में किसान को जेल हो सकती है. भारत सरकार जो कानून लाया, हमने उस जेल के प्रावधान को रद्द कर दिया और कहा है कि किसान के ऊपर कोई जुर्माना नहीं, कोई जेल नहीं होगा. अगर किसी पे जुर्माना होगा तो वो जो खरीदार है, किसान के लिए हर प्रकार से हमने नए कानून में अच्छी तरीके से उनको सुविधाएं मिले और नुकसान शून्य हो. यहां तक कि अगर कॉन्ट्रैक्ट किया और दाम बढ़ गए तो फार्मर कॉन्ट्रैक्ट से बाहर हो सकता है और ज्यादा दाम में किसी को बेच सकता है या बोनस का हकदार बन सकता है, लेकिन ट्रेडर नहीं निकल सकता है. कम दाम हो गए तो ट्रेडर को ज्यादा दाम देके लेना पड़ेगा. इतने सारे प्रावधान किए. एक गलत भ्रमित करने की कोशिश करते हैं कि जमीन चली जाएगी. हर कानून में प्रावधान है, किसान की जमीन कोई हाथ नहीं लगा सकता. तो हमारे विपक्ष के मित्रों को मेरा अनुरोध है कि हमारे किसान को भ्रमित ना करें, उनको गलत फहमियों में ना डालें, और किसानों को जो लाभ मिल सकता है उससे उनको वंचित ना रखें. आपके इन्हीं कारनामों के कारण
जनता ने आपको केंद्र में निकाला और निकाला ऐसा कि आपका लीडर ऑफ अपोजिशन तक नहीं बन पाए, राज्य सरकार में निकाला। और अगर ऐसे ही कारनामे करते रहे तो शायद अगली बार जनता हिमाचल में भी ये हाल करेगी कि उस पार्टी का लीडर ऑफ ऑपोजिशन भी नहीं बन पाए। तो मैं समझता हूं किसानों के हित के काम को देश भर में सराहना हुई है, हिमाचल तक के किसान खुश हैं, कुछ लोग भ्रमित हैं, उनके साथ सरकार चर्चा कर रही है, जरूर मार्ग निकलाएगी। सर हिमाचल के लिए काफी इन्वेस्टमेंट को लेके सर बल्क ड्रग फार्मा पार्क मेडिकल डिवाइस पार्क को लेके प्रपोजल भेजा है, तो हिमाचल के लिए कितनी संभावना है कि ये हिमाचल को मिले सर? वो अंडर कंसिडरेशन है, फार्मास्यूटिकल मिनिस्ट्री। केंद्र सरकार किधर भेदभाव नहीं करती है और किसकी सरकार है उससे भी भेदभाव नहीं करती। सभी की सरकारों से कंपटीशन मोड में प्रपोजल लिए गए, पर जो प्रपोजल हिमाचल ने भेजा है काफी अच्छा प्रपोजल भेजा है, बहुत अट्रैक्टिव है। और मैं खुद उम्मीद करूंगा कि जरूर हिमाचल को एक बल्क ड्रग पार्क मिले यहाँ पे। और भी हमारी कई चर्चाएं हुई हैं, समय समय पे उसकी जानकारी अभी आपको देंगे। हाँ, मैंने आपको जब क्षमा मांगी थी देर होने की, वो अनाउंसमेंट बताना भूल गया। मैं ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स की गवर्निंग काउंसिल की मीटिंग दूसरे रूम में कर रहा हूँ, अभी भी चालू है, प्रेस के बाद जाना है मुझे। मैंने उधर अनुरोध किया है और DGPIS ने एक्सेप्ट कर लिया है, और वैसे तो उतना तो हमारे भी पावर में है कि करवा सके। तो चंडीगढ़ में BIS की एक लेबोरेटरी है, मैंने उनको कहा है कि एक और लेबोरेटरी बद्दी में लगाई जाए। जो जो पार्क यहाँ पे मंजूर होंगे, कुछ और इनकी कल्पनाएं जो ये समय समय पे अनाउंस करेंगे मुख्यमंत्री श्री, तो जो जो प्रोडक्ट्स बद्दी में बनते हैं उसकी टेस्टिंग के लिए लैब बद्दी में लगे, ये निर्णय आज मैंने गवर्निंग काउंसिल में ले लिया है। एक अच्छी लैब बद्दी में बने, उसके लिए राज्य सरकार हमें थोड़ी जगह उपलब्ध करा दे, रेडीमेड अगर दे सके, कोई बिल्डिंग बनी हो खाली पड़ी हो तो जल्दी लग जाएगा, बिना बात नया बिल्डिंग बनाने के लिए क्यों खर्चा करना। उसके बदले एकदम मॉडर्न अच्छी लैब लगाएंगे अंतर्राष्ट्रीय स्तर की। ये भी एक आज हिमाचल के लिए सौगात देके मैं यहाँ से जा रहा हूँ। और जयराम ठाकुर जी जितना मुझे बुलाते रहेंगे और जितना मुझे कालीबाड़ी माँ के दर्शन होते रहेंगे, मैं समझता हूँ उतना ज़्यादा काम करने की प्रेरणा मुझे हिमाचल में मिलती रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू प्लीज। थैंक यू।